नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं पटवार 2025 के लिए मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ठीक है, शुरुआत जो है वो रीजनिंग से हो रही है। ये मॉक टेस्ट है फर्स्ट नंबर का। रीजनिंग में पटवार में टोटल एग्जाम्पल 26 पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर देखेंगे 26 एग्जाम्पल जो हैं पटवार से पूछे गए, और 52 नंबर का जो मैटर है ये आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 26 के हिसाब से जो सेट है मॉक टेस्ट के वो आज हम शुरू करेंगे। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, टेस्ट वाले फोल्डर को खोलोगे तो उस टेस्ट वाले फोल्डर में रीजनिंग और मैथ पटवार 2025 के लिए आपको टेस्ट पेपर दिखेंगे। मॉक टेस्ट जो है लाइन से आना स्टार्ट हो जाएंगे, डेट के हिसाब से शेड्यूल है पूरा की पूरा, ये आप तक जो है वो पहुंच जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 10 फरवरी आज जो पहला पेपर है अपना ये हमारे सामने है। सुबह इसका टेस्ट हुआ था, आज इसका जो है हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह के एग्जाम्पल पूछे गए थे टेस्ट में। उससे पहले पटवार का स्पेशल रीजनिंग का कोर्स हमने डिजाइन किया है बच्चों आपके लिए, और ओनली 1100 रुपीज़ का ये कोर्स होने वाला है। और इस कोर्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ट्रिक और बेसिक के हिसाब से ये कोर्स डिज़ाइन किया है। साथ के साथ मनीष गुप्ता सर है, मैथ की बहुत ज़्यादा डिमांड सर को जो है वो आ रही है। सर के क्लास जो है ओनली स्पेशल मैथ का कोर्स सर ने डिज़ाइन किया है। ओनली 900 जो है इसकी प्राइस रहेगी आपकी। और अगर आप कॉम्बो लेंगे तो कॉम्बो की जो प्राइस रहेगी वो 1600 आपकी होने वाली है। मैथ रीजनिंग टोटल मिलाकर 45 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और 90 मार्क्स के होते हैं। पटवार निकालने में बहुत बड़ा योगदान मैथ रीजनिंग का होने वाला है, और ये जो सब्जेक्ट हैं आपके स्ट्रांग होने चाहिए अगर आपको पटवारी का एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो एग्जाम्पल है ये टेस्ट में पूछा गया था। रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, आज ही डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वो सारे के सारे यहीं आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, चलिए तो आपके सामने एक सीरीज दी हुई है, आपसे कह रहा है श्रृंखला में प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न के उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं होगी, लेफ्ट टू राइट ही आपको काउंट करना है, और इसके हिसाब से ही जो है वो आपको आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है सुनो, आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं इस सीरीज में जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है। ठीक है, आपको किसको देखना है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में एक संख्या हो। संख्या से पहले संख्या है पर बाद में नहीं है, संख्या से पहले संख्या है और बाद में भी संख्या है, एक तो ऐसी दो है। उसके अलावा संख्या से पहले संख्या और बाद में संख्या और कोई संख्या ऐसी नहीं है। फिलहाल एक आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान था ये टेस्ट का। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। आपसे कि ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो क्या आने वाला है ये आपको पता करना है। यहाँ पर सीरीज का पता करें, सीरीज का क्रम क्या है, किस हिसाब से सीरीज चल रही है उसकी हम बात करें, उसको हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले एफ दिया हुआ है, एफ से आपको के लाना है, के से एन लाना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो ये +5 हो गया, और यहाँ से देख रहा हूँ तो ये +3 हो गया। इसके बाद में अब ये एरो बने हुए हैं। इसके बाद में एन से आपको यू लाना है, एन से यू लाऊं तो मैं +5, तो काम बन नहीं रहा है। तो एक काम करो, यहाँ से इसको ब्रेक करो। अब यू से फिर जेड लाना है और जेड से सी लाना है, तो यहाँ से +5 आ गया, +3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जे से ओ, और उसी क्रम में आंसर, पहले +5 करेंगे तो ओ, और +3 करें तो एम। एम जो है इसका करेक्ट आंसर, अच्छा ओ में +3 करें तो आर आएगा, 15 और 3 18, 18 पे आर, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सीरीज इस तरीके से बन रही है, पहले यहाँ पर जो सीरीज बन रही है वो इसमें +5 हो रहा है, ये +5 हो रहा है, ये बच्चों जो हो रहा है +3 हो रहा है। इसके बाद में इससे इसको देखें तो वापस से +5 फिर +3, अब इससे इसको देखें तो +5, और आंसर निकालने के लिए +3। 18, 15 और 3 18, 18 पे अक्षर आएगा आर, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है,
ये सेकंड नंबर का जो था अपना एग्जाम्पल था पटवार के लिए। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या तरीका रहेगा वो देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो P का कोड है 8, A का कोड है 3, I का कोड है 5, N का कोड है 2 और T का कोड है 7। यहाँ पर भी कोड दे रखा है, देखो S का कोड है 4, C का है 9, O का है 0, R का 6 और E का 1। इसी का आंसर आपको निकालना है। R का जो कोड था वो 6 ले रहा था, E का कोड 1 है, C का जो कोड लिया था 9 और यहाँ 1, N का कोड बोर्ड पे देखें वहाँ तो 2 आ रहा था और T का कोड है 7। 61, 61, 91, 27, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए वीडियो को। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये पैसेज है तो एक काम करें, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले एक बार इस पैसेज को पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ने को टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर इस पैसेज पे जो है वो हम एग्जाम्पल जो है इनको सॉल्व करेंगे। तो एक बार अपने हिसाब से इस पैसेज को पूरी क्लास जो है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। इंग्लिश मीडियम वाले सबसे पहले पैसेज को पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पैसेज एंड कंक्लूजन नाम से चैप्टर है बच्चों, और पटवार में फिक्स हैं 3 एग्जाम्पल जो है पैसेज से पूछे जाते हैं, और पैसेज जो है किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, और किस तरह से एग्जाम्पल पैसेज में आते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है पैसेज में, क्योंकि सारे आंसर इन्हीं को देखते हुए आपके आने वाले हैं। साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो सीधे ही 3 एग्जाम्पल जो हैं इस पैसेज से बनने वाले हैं आपके बच्चों। ये पैसेज है अपने सामने, और टेस्ट रीजनिंग ऋषि सर नाम से टेस्ट है, दे रखे हैं टेस्ट सीरीज, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसी का सॉल्यूशन जो है मैं आज करा रहा हूँ। मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और साथ के साथ टॉपिक वाइज जो है वो वीडियो पटवार के लिए भी धीरे धीरे मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ आपके लिए, उनको भी आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इनसे। चलिए क्या कह रहा है, प्रदूषण धीरे धीरे मौत तक पहुंचाता है। ये बात तो आपको मालूम भी है। किसकी बात हो रही है साहब? प्रदूषण की बात हो रही है। धीरे धीरे जो है मौत का कारण बनता है प्रदूषण। आगे कह रहा है औद्योगिक एवं वाहनों संबंधी प्रदूषण के नियमित रूप से फैलने से जीवन के लिए घातक बीमारियां, ठीक है भाई, आपने देखा होगा वाहन है, उद्योग है, इनसे जो प्रदूषण फैल रहा है इनसे घातक बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। कौन कौन सी? हृदय की समस्याएं, कैंसर, अन्य विभिन्न रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए चाहे धनी हो या गरीब हो, किसी को भी प्रदूषण फैलाने का अधिकार नहीं है। तो बात भी सही ले रहा है। प्रदूषण के बारे में जो है पैसेज पूरा दिया गया है कि प्रदूषण जो है वो वाहनों से, औद्योगिक क्षेत्रों से, इनसे प्रदूषण फैल रहा है, और ये घातक बीमारियां जैसे हृदय संबंधी, कैंसर, इनसे फैलता है। साथ के साथ प्रदूषण फैलाने का अधिकार ना तो किसी गरीब को है और ना ही किसी अमीर को है, ठीक है। आगे कह रहा है औद्योगिक और वाहनों संबंधी प्रदूषण देश भर में बड़ी तेजी से फैल रहा है। पूरे देश में, भारत देश की बात हो रही है, भारत देश में बड़े तेजी से औद्योगिक और वाहनों को संबंधी प्रदूषण जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले आपने देखा होगा कि गाड़ियां जो कम हुआ करती थी, अब गाड़ियां जो है बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ उद्योग में भी, औद्योगिक जितने भी ये कारखाने वगैरह हैं इनमें भी प्रदूषण जो है वो फैलाते हैं। और आपसे कह रहा है तेजी से फैल रहा है। ऐसे महानगर ही नहीं हैं जो कि आज अत्यधिक प्रदूषित हैं, ठीक है। ऐसे महानगर ही नहीं हैं जो आज अत्यधिक प्रदूषित हैं, बल्कि छोटे और मध्यम शहर आज अत्यधिक प्रदूषित हैं। मतलब आपसे कह रहा है महानगर में ही ये प्रदूषण की समस्या नहीं है, छोटे शहर में अगर आप जा रहे हैं, कस्बे में जा रहे हैं, तो वहाँ भी इस समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे लिखा है प्रदूषण अर्थव्यवस्था से भी अधिक तेजी से फैल रहा है। प्रदूषण अर्थव्यवस्था से भी अधिक तेजी से फैल रहा है, मतलब जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था फैल रही है उससे तेजी से प्रदूषण भी फैल रहा है। ऐसा इसलिए है कि ऊर्जा एवं सामग्री
के भारी मात्रा में उपयोग निर्मित पश्चिमी तकनीकी मतलब ये आपने देखा होगा, पश्चिमी देश जितने भी हैं उनकी बात कर रहा है। पश्चिमी तकनीकी प्रतिरूप अंतर्निहित रूप से अत्यधिक विषैला प्रतिरूप है। इससे बड़ी मात्रा में विषैले प्रदूषण उत्पन्न होते हैं जो कि तभी नियंत्रित किए जा सकते हैं जबकि प्रौद्योगिक का चयन सावधानी पूर्वक किया। अब देखो क्या कह रहा है, इसके समाधान के लिए कह रहा है कि जबकि प्रौद्योगिक का चयन सावधानी पूर्वक किया गया हो तथा उनके उपयोग में यथेष्ट अनुशासन बरतता जाए। तो यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि प्रदूषण के बारे में जो है पैसेज पूरा की पूरा है और इस पैसेज से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछा जाएगा, उसमें आपको जो है वो आंसर देने पड़ेंगे। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, चलिए बात करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों, पैसेज को देख के ही आपको आंसर देना है। यहाँ लिखा है आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सुनिश्चित योजना बनाने से पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलता है। लास्ट की जो लाइन पढ़ी थी हमने दो, वो देख लो एक बार। लास्ट की जो हमने लाइन पढ़ी थी वो क्या थी, यही लाइन थी कि ये देखो, ये कह रहा था कि इससे बड़ी मात्रा में विषैले प्रदूषण उत्पन्न होते हैं जो तभी नियंत्रित किए जा सकते हैं, यानी प्रदूषण को कम नियंत्रित किया जा सकता है जब प्रौद्योगिकी का चयन सावधानी पूर्वक किया गया हो। और यही पैसेज में पहला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सुनिश्चित योजना बनाने से पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलता है। कथन में जो बात लिखी थी, पैसेज में जो बात लिखी थी, लास्ट में जो लाइन लिखी थी, उसकी ये पूर्ति कर रहा है। यानी आपसे पूछ रहा है, इसके सामने देखो पैसेज में हमेशा 4 ऑप्शन होते हैं हमारे सामने। कौन कौन से 4 ऑप्शन है यहाँ पर कह रहा है कि अगर जो निष्कर्ष है, यानी ये निष्कर्ष ही है ना, निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है तो आपका आंसर 1 देना है। निष्कर्ष प्राय सत्य है, मतलब 100% सत्य नहीं है, प्राय सत्य मतलब सत्य होने की संभावना है, उसके लिए आंसर सेकंड आएगा। अगर आंकड़े ही अधूरे हैं, जानकारी पूरी नहीं है और कोई ऐसी बात लिखी है जो पैसेज में नहीं है, जानकारी पूरी नहीं है, तो आंसर 3। और निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है, यानी जैसे मान लो इसकी बात करें कि सुनिश्चित योजना बनाने के लिए पर्यावरण में प्रदूषण कम फैलता है, कम की जगह अगर ज़्यादा लिखता तो ये बात 100% गलत हो जाती। तो फिर ऐसी स्थिति में आंसर जो दिया जाता वो 4 दिया जाता। पर ये जो कथन में बात लिखी हुई है ये 4th नंबर के एग्जाम्पल में जो बात लिखी हुई है, ये पैसेज से ही रिलेटेड है। और पैसेज में भी यही कह रहा था कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से सुनिश्चित योजना बनाने से पर्यावरण में कमी जो है वो आएगी। तो ये पहली पर्यावरण प्रदूषण में जो है वो कमी आएगी। तो पहला निश्चित रूप से पैसेज को देखकर वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इसमें 1। चलो अगला एग्जाम्पल क्या है, ये कह रहा है गत अवधि में प्रदूषण के फैलाव ने गति पकड़ी है। बिल्कुल लिखा था ये बात पैसेज के अंदर लिखी थी, ठीक है भाई। बड़ी तेजी से फैल रहा है प्रदूषण, जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है और अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। तो ये बात भी जो निष्कर्ष में है 5वें में, वो निश्चित रूप से क्या है बच्चों, सही है, क्योंकि पैसेज में भी ऐसे ही कह रहा था कि प्रदूषण जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। और यहाँ पर भी कह रहा है गत अवधि में प्रदूषण के फैलाव ने गति पकड़ी है। तो जाहिर सी बात है ये बात क्या है, सही है। तो फिलहाल 1 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट 6 नंबर का पैसेज का एग्जाम्पल क्या है कि छोटी औद्योगिक इकाइयाँ अनुपातिक रूप से अधिक प्रदूषण बढ़ाती हैं। ऐसा कहीं भी पैसेज में आपको लिखा था क्या, औद्योगिक इकाई के बारे में लिखा था, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि छोटे उद्योग जो है प्रदूषण को ज़्यादा बढ़ाते हैं या छोटे औद्योगिक इकाइयां जो है प्रदूषण को ज़्यादा बढ़ाती हैं। सभी उद्योग प्रदूषण को बढ़ाते हैं। उद्योग और वाहन 2 रीजन थे प्रदूषण को बढ़ाने के। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से क्या कह रहा है ये कि छोटी औद्योगिक इकाइयाँ अनुपातिक रूप से अधिक प्रदूषण बढ़ाती हैं। क्या ये बात 100% सही है क्या, नहीं। यहाँ पर किसी से भी कंपेयर नहीं था कि छोटे और बड़े उद्योग की कोई बात ही नहीं थी। तो पहला तो निश्चित रूप से सत्य वाली बात गलत है। निष्कर्ष प्राय सत्य ये भी गलत है। दिए हुए तथ्य काफी नहीं है, यस, क्योंकि छोटी इकाई के बारे में, छोटी औद्योगिक इकाई के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, आंकड़े ही पूरे नहीं है। और जिसके आंकड़े ही पूरे नहीं है उसके बारे में ना तो तुम सही कह सकते हो ना तुम गलत कह सकते हो। ऐसी स्थिति में 4 भी नहीं होगा, निश्चित रूप से असत्य है, ये भी गलत है। तो दिए हुए तथ्य काफी नहीं है,
करेक्ट आंसर जो दिया जाएगा इसका 3 नंबर का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। ये पैसेज वाला एग्जाम्पल था बच्चों। 7 नंबर कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल आ चुका है। कोडिंग डिकोडिंग से हर बार 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, इसकी बात करें, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो आपसे एनिमल का कोड पूछ रहा है। एनिमल जो है फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है बच्चों। फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं देख रहा हूँ तो एनिमल कॉमन है, साथ के साथ और कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर, और कुछ कॉमन नहीं है। और एनिमल का जो कोड आ रहा है बच्चों फर्स्ट और थर्ड में, और वो क्या आ रहा है? MR आ रहा है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो बहुत आसान एग्जाम्पल था कोडिंग डिकोडिंग से। तो करेक्ट आंसर जो आ रहा है इसका क्या आ रहा है? MR आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल 8वें नंबर का एग्जाम्पल है, और ये होती है बच्चों एनालॉजी, जिसे अपन बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता से ये एग्जाम्पल पूछा गया था। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 3 जोड़े एक तरफ के समान हैं और एक जोड़ा निम्नलिखित 4 जोड़े से अलग है, कौन सा अन्य 3 से अलग है? यानी ये जो है एनालॉजी नहीं है, ये आपके क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। इसका मतलब 3 का ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप से अलग होगा, और जो अलग होगा वही आपका आंसर माना जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, कप्तान, कप्तान जो है वो टीम में होता है। गिरोह, गिरोह में हमेशा बॉस होता है। ये दोनों का तो क्रम मिल रहा है, ग्रुप बन रहा है। और प्रधानमंत्री कैबिनेट में होता है। ये तीनों का ग्रुप बन रहा है, पर आर्टिस्ट जो है वो, कलाकार जो है वो मंडली में नहीं होता है, मंच पे होता है। तो ये मंडली में कलाकार होता है। ये बात 100% जो है वो इनसे ग्रुप से मेल नहीं खा रही है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। और तीनों का जो है ग्रुप बन रहा है, कप्तान टीम में, बॉस गिरोह में, प्रधानमंत्री कैबिनेट में, पर कलाकार मंडली में। ये गलत है। तो यहाँ पर ग्रुप से अलग जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। अगला एग्जाम्पल है एनालॉजी का है। अब आपको देखना है किस ऑप्शन पे बात पूरी बैठेगी। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। आपसे ये कह रहा है कि भैया हैश और परसेंट की जगह क्या आने वाला है। अब इसमें अगर हम सीरीज का पता करें, सीरीज क्या चल रही है, क्रम क्या चल रहा है, उसकी मैं बात करूं तो W से भैया 3 ज़्यादा है और यहाँ 2 ज़्यादा है। ये 3 ज़्यादा है और 2 ज़्यादा है। 3 और 2 का संबंध अगर ए ऑप्शन में देख रहा हूँ मैं, ए ऑप्शन में अगर मैं देख रहा हूँ 3 और 2 का संबंध, तो ई से एम, ए नहीं हो सकता, इसका आंसर फाइनल है। एफ से एच 2 ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। ई से एच 3 ज़्यादा है और ये 2 ज़्यादा है। यहाँ पर टी से डब्लू 3 ज़्यादा है और डब्लू से आई, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या आएगा देखो, ई एच जे, और यहाँ से आएगा टी डब्लू वाई। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, और यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। तो अधिकतम जो मेल खाता है वो डी ऑप्शन आएगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन को देखते हुए। ये सीरीज बन रही है, ये होता है बच्चों एनालॉजी, सादृश्यता। अगला एग्जाम्पल है, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है, जिसे अपन बोलते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड करेक्टर। ये नाम दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। ये उसी का चैप्टर है। इसको ग्रुप में, इसको क्या है, क्रम में जमाना है, और आपको करेक्ट आंसर का पता करना पड़ेगा। क्या क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो लिखा है पेंट, योजना, सुसज्जित, निर्माण और रहना। जाहिर सी बात है, सबको पढ़ते हुए एक घर के बारे में जो है रूपरेखा बनानी है आपको, और इसका आंसर देना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जो है योजना बनाओगे घर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी है आपको? घर के बारे में जो है वो योजना बनानी है। तो सबसे पहले आएगा योजना। योजना सबसे पहले क्या बनानी है आपको? योजना बनानी है। ये 2 नंबर वाला है। उसके बाद योजना के बाद में आपको क्या करना है? निर्माण करना है घर का। निर्माण करना है, पहले योजना बना लीजिए, फिर निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद में आप घर पे पेंट कराएंगे जब निर्माण हो जाएगा। तो 1 नंबर पे पेंट आ रहा है। ठीक है, पेंट कराने के बाद में फिर क्या करेंगे आप? सुसज्जित करोगे घर को। घर को क्या करेंगे? सुसज्जित करेंगे साहब। उसके बाद में घर में बच्चों रहना जो है वो आप स्टार्ट करेंगे। रहना, इसको क्रम में आपको नंबर लिखना है। अब नंबर में कैसे अरेंज करते हैं, क्या तरीका रहने वाला है, वो आप देख लीजिए।
तो 2 नंबर को 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इनको लाइन से कैसे लिखोगे? 1 नंबर 2 को दिया था, 2 नंबर आपने 4 को दिया था, 3 नंबर 1 को दिया था, 4 नंबर जो है 3 को दिया था, 5 नंबर 5 को दिया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा किस ऑप्शन पे ये उपलब्ध हैं। अगर यहाँ मैं देख रहा हूँ 24, 13, 5 ऐसा देख रहा हूँ, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है माना जाएगा। इस तरीके से होगा। ये लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये चैप्टर है, उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट बच्चों आपके एग्जाम तक मैं कराता रहूँगा आपके लिए। आप जुड़े रहिएगा चैनल पे, और यूट्यूब चैनल जो भी है अपना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, लोगों को बताइए जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं कि जितना आपके टॉपिक ज़रूरी होते हैं उतने ही टेस्ट सीरीज ज़रूरी होती है। अगर आप टेस्ट दोगे और टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो आपका 100% जो है वो सिलेक्शन होगा ही। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है, नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है बच्चों। यहाँ से -3 है, यहाँ से -3 है, यहाँ से -3 है, -3। बहुत आसान एग्जाम्पल है ये। तो 1 नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये थी नंबर सीरीज। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, ये मिसिंग नंबर है, और आपको देखना है कि इसमें जो है वो आंसर क्या आने वाला है, इसका पता करना है। यहाँ से देखो, ये जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं बार बार, ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो कितने का स्क्वायर है कि सर 9 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है सर? 8 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है साहब? 10 का स्क्वायर है। जोड़ो, 8 और 8 16, 17 और 10 27, 27 लिखा है अंदर। इसी क्रम में क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 225 15 का होता है साहब। 256 जो है वो 16 का होता है साहब। और 289 जो है वो 17 का होता है। ठीक है, तो कितना आएगा? 16 तिया 48, 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी का स्क्वायर रूट निकालना है, और जो भी नंबर आए सबको आपको जोड़ना है, और उसके हिसाब से जो है वो आपका आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है। एक काम करिए, पहले पूरी क्लास, इनपुट आउटपुट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है पटवार के हिसाब से, और 3-3 का सेट जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। आपके सामने जो निर्देश दे रखा है उस निर्देश को पढ़ के आपको ये पता करना है कि इसके अंदर सीरीज क्या चल रही है, क्रम क्या चल रहा है, वो एक बार आप अपने हिसाब से देखिए, और उसके बाद फिर जो है सॉल्व मैं करूँगा इसको। ठीक है, तो क्या क्रम इसमें चल रहा है वो आपको एक बार देखना है, और उसके हिसाब से फिर आपको आंसर देना है। यहाँ पर इनपुट, इनपुट का मतलब मैंने इनपुट आउटपुट नाम से जो चैप्टर है वो प्रैक्टिस के लिए करा दिया है आपके लिए। आप इस चैप्टर को मेरी क्लास इनपुट आउटपुट नाम से रीजनिंग ऋषि सर ये आपके यूट्यूब चैनल पे जो है फ्री डाल रखी है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो इनपुट में लिखा है सॉप 17 टेबल 20 53 ओवन डेस्क और 39। इनपुट का मतलब होता है अक्षर और संख्याएं जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। एग्जामिनर इनको अपने हिसाब से अरेंज करता है। आपको ये पता करना होता है कि इसके अंदर जो सीरीज है, जो इसके अंदर क्रम है, वो क्रम क्या चल रहा है, उसके बारे में हमें पता करना होता है। किस तरीके से पता करना है, क्या तरीका रहेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ अगर देख रहे हो स्टेप वन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो सबसे पहले इनपुट में से 17 सबसे छोटी संख्या है, इसको उठा के आगे ला रहा है। जब भी हम किसी भी चीज़ को उठा के आगे लाते हैं, अरेंज करते हैं या सेट करते हैं, तो चरण बनता है, स्टेप बनता है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ है, सबसे छोटे नंबर को जो है वो उठा के आगे लाया है। उसके बाद बचे हुए जितने भी थे उनको लाइन से लिख दिया। देखो सॉप टेबल 20 53 ओवन डेस्क और 39। ठीक है, इनको जो ऐसे कैसे जो है वो लाइन से लिख दिया है। अब स्टेप 2 पे आ रहा हूँ बच्चों में। स्टेप 2 पे आ रहा हूँ, तो स्टेप 2 में बचे हुए में से पहला पहला अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ ओ है और यहाँ डी है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ली है। उसके बाद में स्टेप सेकंड को देख रहा हूँ, तो टी को उठा के आगे ला रहा है। जब भी किसी चीज़ को उठा के आगे लाते हैं, अरेंज करते हैं, सेट करते हैं, तो चरण बनता है। तो ये जो बन रहा है ये चरण सेकंड बन रहा है, स्टेप सेकंड बन रहा है। तो
सेकंड स्टेप से पता चल गया मुझे क्रम क्या चल रहा है कि सबसे छोटी संख्या ले रहा है और सबसे बड़ा अक्षर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद में बचे कुचे जो है वो सारे के सारे ऐसे कैसे लाइन से लिख दिए। इसके बाद सबसे छोटी संख्या बचे कुचे में कौन सी है, 20, उठा के आगे ला रहा है। जब भी किसी भी चीज़ को उठा के आगे लाते हैं, अरेंज करते हैं, सेट करते हैं, चरण बनता है। यहाँ तक बन गया स्टेप बच्चों आपके थर्ड नंबर का। और बचे हुए जो हैं वो ऐसे कैसे लाइन से लिख दिए। उसके बाद में ये एस जो है सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट है और ये पहले से लाइन में है। जब कोई पहले से लाइन में है, सेट है, क्रम में है, तो उसको कभी भी नया स्टेप नहीं देते। आपको ये बात मैंने इनपुट आउटपुट पढ़ाई थी तब मैंने बताई थी, और नहीं देखा इनपुट आउटपुट तो आप रीजनिंग ऋषि सर नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर इनपुट आउटपुट अभी पढ़ाया थोड़े दिन पहले, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। 3-4 क्लास मैंने डाली हैं इसकी, जो आप सीख जाएंगे इसको भी। तो यहाँ पर ये पहले से लाइन में, जब कोई भी चीज़ लाइन में होती है, अरेंज करना होता है तो चरण बनता है, और जो पहले से अरेंज है उसको कोई नया स्टेप नहीं देते हैं। इसके बाद में सबसे छोटी संख्या का नंबर है वो 39 है। 39 को उठा के आगे लाएंगे, चरण बनेगा कौन सा, चौथा। तो यहाँ तक बना है चौथा चरण। उसके बाद में सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट ओ है, उठा के आगे लाएंगे, ये बन गया चरण पाँचवा। और बचे कुचे जो हैं वो सारे के सारे अपने आप लाइन में आ गए। आपसे लिखा हुआ है कि पाँचवा पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। तो इस तरीके से निर्देश जो है 3 प्रश्न के लिए पटवार में फाइनल है, पूछा जाएगा। हमारा काम यही होगा, इनको अरेंज करना है। मैं अरेंज कर चुका हूँ, ठीक है। अरेंज करने के बाद में बच्चों अब इसी क्रम में जो है वो आपको सॉल्व करने हैं 3 एग्जाम्पल। इसका क्रम क्या है देखो, सब लिख देता हूँ। सबसे सबसे छोटी संख्या, उसके बाद सबसे बड़ा अक्षर। ये ताले की चाबी है, सारे प्रश्न इससे ही खुलेंगे आपके। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है, उसके बाद में सबसे बड़ा अक्षर लेना है, यही क्रम चल रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप एग्जाम में हमेशा इनपुट देखा करो और इनपुट देख के लास्ट स्टेप देखा करो। लास्ट स्टेप में इनपुट और लास्ट स्टेप को देखोगे तो पूरी सीरीज का क्रम पता चल जाएगा कि क्रम जो है वो क्या चलने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पर देख के पता चल रहा है सबसे छोटी संख्या ले रहा है, फिर सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट। ये जो है पूरा क्रम है आपके, इस क्रम में ही जो है हमको चलना है। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 13 नंबर का एग्जाम्पल है, इनपुट दिया है व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, यानी अंतिम चरण आपसे पूछ रहा है क्या होगा। मैंने कहा था इनपुट, आपका नाम इनपुट है, आपके पास कौन है, 89। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटी जो है वो संख्या आपको लेनी है। सबसे छोटी संख्या सब में दिख रही है 12, और ये दूर है या पास है, दूर है। मैंने कहा था दूर वाले को नंबर देते हैं, पास वाले को नंबर नहीं देते, डैश करके नंबर देते हैं। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट सब में देख रहा हूँ तो जे है, और ये भी दूर है, दूर वाले को नंबर देते हैं। छोटी संख्या जो है बचे कुचे में कौन सी है कि सब 32 है, दूर है, इसलिए नंबर 3 देंगे। उसके बाद छोटा नंबर ले लिया। बड़ा अल्फ़ाबेट एच है, दूर है, नंबर देंगे 4। छोटी संख्या कौन सी है, 61 है, नंबर देंगे कितना, 5। बड़ा अल्फ़ाबेट बच्चों जी है, और इसको नंबर देंगे कितना, 6। अब इसके बाद संख्या का नंबर है, संख्या का नंबर 89 है, कटेगी तो सही। देखो जिसको कटने का नंबर आएगा वो कटेगा तो सही, पर नया नंबर नहीं देना है, पुराना नंबर डैश करके ही देना है, तो इसको देना है 6 डैश। आखिरी में जो भी अक्षर बचे या संख्या बचे उसको खाली छोड़ना है। तो आपसे सिर्फ यही पूछा गया था कि व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, कि सर व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण लगेंगे, 6। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 13 नंबर का एग्जाम्पल है इनपुट आउटपुट का। अब ये 14 नंबर का एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट में पूछा है कि इनपुट का ये सेकंड चरण है, तो इसका 6 चरण कौन सा होगा इन लिखे हुए में से। ठीक है, मैंने कहा था कि जितने चरण दे रखे हैं उतने ही स्टार्टिंग से काट के आपको नंबर जो है वो देने पड़ते हैं। ये बात अपनी थी लास्ट टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर 2 चरण दे रखे हैं, तो स्टार्टिंग से काट के 2 नंबर दे दीजिए। ये 2 नंबर, अपना प्रोग्राम पास से शुरू होता है। और अगर आप देखोगे तो क्रम वही चलेगा, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट। वापस से सबसे छोटी संख्या का नंबर है, और बचे कुचे में सबसे छोटी संख्या कौन सी है कि साहब 48 है, इसको नंबर 3। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट जो है वो टी है, इसको नंबर 4। और सबसे छोटी संख्या जो है बच्चों 51 है, इसको नंबर 5। और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सा, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सा है इनमें से, एन।
इसको नंबर कौन सा 6। आपसे प्रश्न में छठे चरण की ही पूछा है, इसको लिख के बताना है कि इस छठे चरण को कैसे लिख सकते हैं। मैं लिख के बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना है, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये चरण जो है वो छठा लिखने वाला हूँ। सबसे पहले एक नंबर किसको देना है कि साहब 15। उसके बाद दूसरा किसको था, यस का था। थर्ड नंबर किसका था कि सर 48 का नंबर था। फोर्थ नंबर किसका था, टॉक का नंबर था। उसके बाद में 5 नंबर जो है बच्चों वो 51 का था। 6 नंबर नाव का था। और बचे कुचे लाइन से लिखने, और लाइन से कैसे लिखोगे सर, 62 आएगा पहले और उसके बाद आएगा बच्चों गॉन। यहाँ पर ए आंसर नहीं हो सकता, फाइनल है। इसके बाद में सेकंड को देखें एक बार, 15 यस, और यस के बाद 48 के बाद टॉक, उसके बाद में 51 नाउ, 51 के बाद में 62 ले लिया है, तो सेकंड नंबर का आंसर भी नहीं होगा। और 48 टॉक, 51 के बाद नाउ, 62 गॉन। बिल्कुल सही है। 3 नंबर का आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। तो सही आंसर आएगा 3। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, एक बार देख लीजिए आप सभी। तो ये इनपुट आउटपुट में 3 प्रश्न आते हैं। अभी तक हमने 2 प्रश्न कराए, एक 13 नंबर वाला करवाया था, एक 14 नंबर वाला करवाया था। और अब जो एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, इसका इनपुट आउटपुट का तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है। इसमें क्या लिखा है बच्चों, आपसे कह रहा है इनपुट का ये तीसरा चरण है, इस व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे। और कितने का मतलब, जैसे 3 है और आपका उत्तर आ रहा है 6, तो 3 के बाद 6 तक पहुंचने के लिए कितने चरण और लगेंगे कि सर 3 चरण और लगेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 चरण से पहले लास्ट स्टेप निकालना है। लास्ट स्टेप निकालने के बाद में ये देखना है कि इसमें कितने चरण और लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था आपको कि जितने भी चरण दे रखे हों उतने ही स्टार्टिंग से काट के नंबर लिखने पड़ते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, अपना प्रोग्राम 5 से शुरू होता है। छोटी संख्या बड़ा अल्फ़ाबेट, छोटी संख्या बड़ा अल्फ़ाबेट। बड़ा अल्फ़ाबेट बेटा यही है, कटेगा तो सही पर नया नंबर नहीं आएगा, डैश करके देना है। अब बन गया पास 64। छोटी संख्या कौन सी है कि साहब 47 है, इसको नंबर देंगे 4। बड़ा अल्फ़ाबेट, इसको नंबर देंगे 5। छोटी संख्या, इसको नंबर देंगे 5 डैश। आखिरी में अक्षर बचे, संख्या बचे, खाली छोड़ना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझसे कहता कि अंतिम चरण कौन सा है, तो 5वां जो है अंतिम चरण है, क्योंकि डैश की कोई वैल्यू होती नहीं है। पर आपसे पूछ रहा है व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे। तो देखो बच्चों, 5वां चरण इसका अंतिम चरण था और मैं इसके थर्ड स्टेप पे था, तो कितने चरण और लगे मुझे व्यवस्था पूरा करने के लिए कि सर 2 चरण और लगेंगे। ऑप्शन में नहीं होने के कारण आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ये 16 नंबर का एग्जाम्पल वापस से कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। साइड में लिखता हूं इसको मैं। यहां से अगर मैं देख रहा हूं, के से अगर एल की बात करते हैं तो बच्चों ये +1 है। ए से जेड की बात करूं -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है और ये -1 है। क्या इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं? यस सर, आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले +1 आप लेंगे तो +1 से क्या आएगा बच्चों, एम आएगा। -1, यहाँ से -1 करेंगे तो टी आएगा। यहाँ से +1 करेंगे तो डी आएगा। -1 करेंगे तो जे आएगा। +1 करेंगे तो ओ आएगा। -1 करेंगे तो एन आएगा। +1 करेंगे तो एक्स आएगा। ये इसका आंसर है MTDJONX, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से होगा। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था, पूरी क्लास देख लीजिए। 16 नंबर का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट में अगला एग्जाम्पल क्या था, आंखों के सामने है, एक बार पढ़ लीजिए पूरी क्लास, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़ो। पेपर मैंने इसी तरीके से बच्चों डिजाइन किया है जो पटवार पूछता है। पटवार में जो पूछे जा रहे हैं वही उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है पेपर मैंने डिजाइन किया है, और इनके लिए मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। और मैथ वाले सर भी
बहुत मेहनत करा रहे हैं। मैथ का टेस्ट भी बहुत जल्दी आपके सामने जो है वो आने वाला है। दोनों के मॉक टेस्ट जो है वो आपके पूरे पेपर रहेंगे, उनको आप सॉल्व जरूर करिएगा। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील ना तो आस्था का पड़ोसी है ना ही श्याम का है। ठीक है, आस्था श्याम की पड़ोसी है, तो भैया यहीं से शुरुआत कर लो। आस्था श्याम की पड़ोसी है, ठीक है। सुनील ना तो श्याम का और ना ही आस्था का पड़ोसी है। श्याम और आस्था के बगल में सुनील नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है सुनील मंजीत का पड़ोसी है। आगे लिखा था आस्था श्याम की पड़ोसी है और वह पंक्ति के बाएं छोर पर है। अच्छा, आस्था जो है वो बाएं छोर पर है, तो ठीक है। यहाँ पर श्याम, 5 लोग थे बच्चों ये, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। आगे लिखा है सुनील मंजीत का पड़ोसी है। यहाँ लिख देता हूँ, सुनील किसका पड़ोसी है कि सर मंजीत का पड़ोसी है। सुनील मंजीत का पड़ोसी है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है। मंजीत जो है वो पंक्ति के ठीक बीच में है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बच्चों कि सर सुनील आ जाएगा, ठीक है। और बचा कौन है अब, और अमिता का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी साहब, अमिता आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि सुनील के पड़ोसी जो हैं वो कौन कौन है, मंजीत और अमिता। मंजीत और अमिता, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल था, लाइन में बैठने वाले प्रश्न थे। ये आंसर जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये 17 नंबर का था। 18 नंबर में कह रहा है डिक्शनरी के हिसाब से इसको, शब्दकोश के हिसाब से आपको डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करना है। सब में क्या चीज़ कॉमन है, एसपी कॉमन है सब में। जो सब में कॉमन है उसे काट दो आप, सब में एसपी कॉमन है। इसके बाद में ओ आर ओ आई ओ यू आई और ए, तो सबसे पहले तो ए 1 नंबर, आई को 2 नंबर, उसके बाद ओ आर टी और ओ आई, ओ यू ओ आर ओ आई 3 नंबर, ओ आर 4 नंबर और ये 5 नंबर। आपसे पूछ रहा है कि ठीक बीचों बीच में यानी 3 नंबर कौन आएगा कि सर स्पॉइल आएगा, यानी डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा, तो आपका आंसर आएगा डी। ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार देख लीजिएगा। आपसे कह रहा है महेश जब घर से निकलता है तो उसका मुंह पूरब दिशा में था। ठीक है, लो, पूरब दिशा में था। वह अपने स्कूल पहुंचने के लिए 2 बार दाईं ओर मुड़ता है और 1 बार बाईं ओर मुड़ता है। हाँ जी, 2 बार तो दाएं मुड़ता है और 1 बार बाएं मुड़ता है। एक दाएं से एक बाएं कट जाता है, जाहिर सी बात है। तो बचा क्या है, एक दाएं बचा है। एक दाएं ये होगा, तो वह स्कूल पहुंचने के बाद उसका मुंह कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ दक्षिण। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन होने वाला है। तो याद रखना है, जैसे मेरा मुंह आपकी तरफ है, मुझसे कहा जाए राइट टर्न करिए मैं ऐसे घूमूंगा, मुझसे कहा जाए लेफ्ट टर्न करिए मैं ऐसे घूमूंगा। तो जहाँ था मैं वहीं आ गया, तो एक राइट से एक लेफ्ट हमेशा कट जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल 20 नंबर का एग्जाम्पल है। ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद में एक अन्य संख्या है, संख्या से पहले संख्या बाद में संख्या। तो कितनी संख्या, संख्या से ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है, ठीक है। संख्या से पहले संख्या और बाद में भी संख्या। तो यहाँ पर संख्या से पहले संख्या नहीं है, संख्या से पहले तो है पर बाद में नहीं है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आएगा आपके 0, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार इस तरीके से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, ठीक है। सबसे पहले अरुण 27वें स्थान पर है और विजय
7 स्थान आगे, तो ऊपर से 20वां होगा ये। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। विजय का स्थान जो है वो अंतिम से 36वां है। तो कुल कितने छात्र हैं, दोनों को जोड़ के लास्ट में करना है -1, तो करेक्ट आंसर आएगा 55, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है कि ये संख्याओं का जो सेट है इसमें क्या क्रम चल रहा है, यही क्रम किसी एक ऑप्शन में मिलेगा। तो 6 18, 18 चौक 72, और कितना 30 ज़्यादा है +30, 8 तिया 24, 24 चौक 96, और 30 ज़्यादा है। ठीक है, यही क्रम किसी एक ऑप्शन में मिलेगा। तो 7 तिया 21, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा, और 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा 114, सही है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। मतलब जो क्रम ऊपर चल रहा था वो किसी एक ऑप्शन में चल रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। 4 में से 3 किसी प्रकार समान हैं जिनका समूह बनेगा, और वह कौन सा है जो समूह से अलग है, उसका आंसर हमको देना है। तो यहाँ से अगर बच्चों मैं देखता हूँ ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल, एम से पी नहीं आ सकता, तो ये ग्रुप से जो है वो अलग है। डी ऑप्शन जो है ग्रुप से अलग है। 23 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, एक शाम प्रतीक और प्रणील एक छत पर आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया प्रणील के शरीर पर थी, ओके, शाम की बात हो रही है, शाम को सूरज इधर बनेगा, फाइनल है, और छाया जब दाएं बाएं पड़ती है तो दो व्यक्तियों को ऐसे लेना पड़ता है, और जब किसी के ऊपर परछाई पड़े तो इन दो व्यक्तियों को हमेशा इस तरीके से लेना है। ठीक है, अब सुनो, इसकी परछाई इसके पीछे, इसकी परछाई खुद के पीछे, तो आपको रख के देखना पड़ेगा। यदि प्रतीक की छाया प्रणील के शरीर पर थी, ये प्रणील होगा, ये प्रतीक होगा। जब ही प्रतीक की छाया प्रणील के शरीर पे थी, सूरज इधर है, तो प्रतीक का मुंह तो है ईस्ट पूरब में, और प्रणील का मुंह है वेस्ट पश्चिम में। प्रणील का मुंह पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आएगा वेस्ट पश्चिम, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 25 है। इसमें अगर मैं सीरीज देखता हूँ, सीरीज क्या चल रही है, तो यहाँ से देखो ये -3 है, ये -4 है, ये -5 करूँगा तो L आना चाहिए था, यहाँ -6 और यहाँ -7। गलत कहाँ है श्रृंखला, M पे गलत है। ठीक है, M की जगह सही नंबर, सही अक्षर जो है वो क्या आना चाहिए था, L आना चाहिए था। यही लिखा था, उस अक्षर को पहचानिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो M जो है वो संबंधित नहीं है, इसकी जगह L आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, 26 नंबर का एग्जाम्पल है, एक बार पढ़ लीजिए पूरी क्लास क्या लिखा है। और आज का टेस्ट का लास्ट एग्जाम्पल जो यही है, इसको एक बार पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ये पजल टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल है, पहेली परीक्षण। ठीक है, आपसे लिखा है कि ABCDEF एक इमारत के 6 अलग अलग माले पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले माले का क्रमांक 1 है, और ठीक उससे ऊपर जो है वो 2 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपसे कह रहा है ई एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है। ई जो है विषम क्रमांक वाले माले पर 1 पे, 3 पे या 5 पे। ठीक है, आगे लिखा है ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। साइड में लिख देता हूं मैं, ई और सी के बीच में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है डी एफ के ठीक ऊपर रहता है। साइड में लिख दिया मैंने, डी एफ के ठीक ऊपर रहता है। बी सी के ठीक नीचे वाले माले पर रहता है। बी जो है वो सी के ठीक नीचे वाले माले पर रहता है।
ए सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता है तो ए की यहाँ बनाए। इसका आपको ध्यान रखना है कि ए यहाँ नहीं आना चाहिए, क्रॉस। ठीक है। सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। एक तो ई की कह रहा है, ये बात दी हुई है कि ई और सी के बीच में एक व्यक्ति है और ऊपर माले पर ए नहीं है। डी और एफ, सी बी। अब सी बी की बाद में बात करें तो सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में कितना, एक आएगा। तो सी और ई के बीच में एक कैसे आ सकता है, देखो, सी और ई के बीच में एक रहना चाहिए, सी और ई के बीच में एक रहना चाहिए। और लिखा था कि ई और सी के, बी सी के ठीक नीचे वाले माले पर रहता है। बी जो है वो सी के ठीक नीचे, बी के नीचे वाले माले पर रहता है। ए सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता है। तो एक काम करते हैं, इनको लाइन से जमाता हूँ मैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ डी और यहाँ एफ। ठीक है। और ई जो है वो विषम माले पर रहता है 1 3 5 पर। ई और सी के बीच में, अगर मैं ई को यहाँ लिखता हूँ तो ई और सी के बीच में एक होना चाहिए। ठीक है। ई विषम माले पर हो गया। और आगे क्या लिखा था, एक लाइन लिखी थी, बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है। बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है, तो यहाँ कौन आ गया, ए। सारी बातें पूरी हो गई। लिखे हुआ सारा क्रम पूरा हो चुका है और आपसे पूछा गया है सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है, कि सर आप सबसे ऊपरी माले पर जो रहता है वो डी रहता है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये पेपर हो चुका है अपना, पूरी क्लास देख लीजिए, पूरा अरेंज हो गया। पजल टेस्ट जो है पटवार में आती है। रीजनिंग का ये पहला पेपर आज कंप्लीट हुआ है। मैथ का जो पेपर है बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। आज यहीं इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।